क्वेश्चन है a narrow beam of light incident normally on one face of an equiangular glass prism of refractive index 1.45। मेरे पास एक equiangular glass prism और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.45। उसे एक सुटेबल लिक्विड में इमर्ज करा दिया, इसे एक लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, मान लो लिक्विड है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता, लेकिन ये क्या रखा है जो लाइट इस पे नॉर्मली इंसिडेंट कराई गई, जो लाइट इस पे हमने नॉर्मली इंसिडेंट कराई है वो दूसरे फेज पे a narrow beam of light incident normally on one face of equiangular glass prism of refractive index this when the prism is immersed in a suitable liquid the ray makes grazing emergence। ये दूसरे वाले फेज पे जाके क्या करा रही है, ग्रेजिंग इमरजेंस करा रही है, से यहां डाला, तो यहां तो नॉर्मली डाल रहे हैं, यहां से तो सीधी निकल जाएगी, लेकिन दूसरे वाले फेज पे जाके वो क्या हो गई, सरफेस के साथ साथ चली गई, यानी इस रे ने ग्रेजिंग इमरजेंस करा दिया, ऐसा क्वेश्चन में क्या रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ लिक्विड का कितना है, क्या क्वेश्चन सबके क्लियर है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, लाइट एक फेस पे नॉर्मली डाली, यहां से तो सीधी चली जाती बिना रिफ्रैक्शन के, दूसरे फेस पे जाके उसका ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया, तो बताओ इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, कैसा प्रिज्म दे रखा है, इक्वी एंगुलर, यानी सारे एंगल ये कैसे हैं 60 डिग्री, या 90, तो ये एंगल 30 डिग्री, और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी मैंने, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन गया 60, यानी लाइट इंसिडेंट हुई 60 डिग्री के एंगल, और इस एंगल पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया, इसका मतलब ये क्या है, ग्रेजिंग इमरजेंस तो कब होता है जब क्रिटिकल एंगल हो, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन इनवर्स, बाहर रेयर मीडियम लिक्विड और अंदर डेंसर मीडियम ग्लास, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 60 डिग्री, साइन इनवर्स, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, ग्लास का दिया है, साइन जरा ले आओ, साइन 60 NL बाय 1.45, साइन 60 की वैल्यू √3/2, (1.45) इंटू √3/2, मल्टीप्लाई करा देना या ऐसे ही लिख दो, अगर रूट की वैल्यू नहीं पुट करना चाह रहे तो इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो कुछ मुश्किल काम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे से क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे और नोट्स में भी शायद एक आधा और है। तो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। हमारे पास एक लिक्विड कंटेनर है जिसके बॉटम पे हमने एक लाइट सोर्स लगा रखा है, यहां पे कोई लाइट सोर्स एस, और इसमें लिक्विड फिल है और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, लिक्विड हो गया और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 5/3। ए पर्सन इज व्यूइंग द सोर्स फ्रॉम अबव सरफेस, एक आदमी यहां से देख रहा है,
ठीक है, इस सोर्स, और देयर इज एन ओपेक डिस्क ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, और वो देखता है कि एक डिस्क यहां बनी हुई है, 1 सेंटीमीटर रेडियस की, 1 सेंटीमीटर रेडियस की डिस्क यहां बनी हुई है। द सेंटर ऑफ डिस्क, जो डिस्क का सेंटर है वो ठीक लाइट सोर्स के सेंटर के ऊपर आ रहा है, इज वर्टिकली अबव द सोर्स एस। ठीक है, द लिक्विड फ्रॉम द वेसल इज ग्रेजुअली ड्रेन आउट, पानी यहां से बाहर निकलने लगा एक टैप की मदद से, थ्रू टैप यहां से बाहर। पूछ रहे कितना पानी बाहर निकलेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ लिक्विड फॉर विच द सोर्स कैन नॉट बी सीन, ताकि ये सोर्स ना दिखाई दे, तो पानी सारा निकलेगा जब भी सोर्स चमकेगी, यानी घुमा फिरा के हमसे पूछा जा रहा पानी कितनी हाइट तक भरा हुआ है बताओ। ठीक है, नॉर्मली यही पूछ सकते थे व्हाट इज द हाइट ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर, तो कैसे बताओगे कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो अगर तुम इस ओपेक डिस्क के चमकने का कारण समझ जाओ तो क्वेश्चन तो सोल्व हुआ पड़ा है। सोचो ऐसा क्या हो रहा होगा कि यहां एक डिस्क चमक रही है, लाइट यहां से आई, इंसिडेंट हुई, यहां नॉर्मल बना, ऐसे लाइट यहां भी इंसिडेंट हुई होगी, लाइट यहां भी इंसिडेंट हुई होगी, यहां पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, तो लाइट का क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, डेंसर से रेयर जा रही है तो विद नॉर्मल ऐसे बुड़ गई, बाहर निकल गई। इस पॉइंट पे ग्रेजिंग इमरजेंस हुआ होगा, और इस पॉइंट पे, तभी इस पॉइंट से आगे की कोई भी लाइट ऊपर चमक नहीं रही, सिर्फ इस गोले गोले में से लाइट बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा नीचे का, ये एक ओपेक डिस्क बन गई लाइट के बाहर आने की वजह से, इसके बचे हुए इस रीजन से लाइट बाहर जा नहीं पा रही, तो यहाँ हमें अंदर तक का चमक रहा है। क्लियर हो रही है बात। तो जब लाइट इस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या कर रही है, ग्रेजिंग इमरजेंस, जो बिल्कुल बाउंड्री वाला पॉइंट है सर्कल का, मैं कह सकता हूं कि लाइट जो है यहां से, ये जो बनेगा, नॉर्मल ड्रॉ कर ले, ये क्रिटिकल एंगल बनेगा, तभी लाइट इसके बाद क्या हो गई, ग्रेजिंग इमरजेंस, इससे आगे की लाइट बाहर आ गई, इससे अंदर की लाइट ऊपर जा रही है, और अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल बना तो ये वाला भी कितना बैठेगा, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट एंगल से क्रिटिकल बैठ गई, ये रेडियस है, ये हाइट है यहां से आते, तो इस ट्राइंगल में अगर साइन आई सी लगा दे, तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आर और हाइपोटेनस हो गई पाइथागोरस थ्योरम से रूट में आर स्क्वायर प्लस एच, ऑल्सो साइन आई सी का फॉर्मूला हमने क्या भी पढ़ रखा है, एन आर अपॉन एन डी, तो यहां से साइन आई सी का फॉर्मूला क्या भी आ गया, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 5/3 लिक्विड का, तो साइन आई सी की वैल्यू 3/5 भी आ गई, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि दोनों साइन आई सी क्या रख दो, इक्वल रखो, तो आर अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 3/5, 5r की वैल्यू हो गई 3 रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायरिंग करा दो बोथ साइड, ये आ गया 25r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9r स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर, 9r स्क्वायर इधर ले आओ, 25 में से 9 गया तो कितना बचा, 16r स्क्वायर, रूट ले लो बोथ साइड, तो 4r की वैल्यू h की 3h, h स्क्वायर का जब रूट लोगे 9h स्क्वायर का, तो पहले से लिख देता हूँ 9h स्क्वायर, जब रूट लेंगे तो 4r 3h के इक्वल आएगा, यानी h की वैल्यू हो गई 4r अपॉन 3, रेडियस क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर दी थी, तो 4 अपॉन 3 सेंटीमीटर बच गई हाइट, इस हाइट तक पानी भरा हुआ है। क्लियर हो रहा क्वेश्चन, देखो ध्यान से, कुछ पूछने लायक बात लगे तो पूछो।
हाइट बतानी थी लिक्विड की। ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन अ क्रिटिकल एंगल फॉर अ ग्लास सरफेस। ग्लास सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल बताओ कितना है। If a ray of light which is incident in air on the surface is deviated through 15 degree when its angle of deviation is 40 degree. अगर 40 डिग्री पे किसी लाइट को इंसिडेंट कराए, वो भी एयर से, किसी मीडियम में, मीडियम ग्लास दिया है लेकिन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, तो ये लाइट अपने पाथ से 15 डिग्री डेविएट होती है। ये इसका पाथ है, 15 डिग्री डेविएट हो गई। वर्टिकल अपोजिट एंगल से पूरा क्या होना चाहिए था 40, तो ये क्या बच गया 25 डिग्री। तो हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्रिटिकल एंगल निकलता है साइन इनवर्स एन आर अपॉन एन डी। रेयर मीडियम एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी ना दिया हो, हमें यूज करना होता है 1। ऐसे हमें ग्लास का भी याद है 1.5, लेकिन अगर हमें नहीं दिया तो हम यूज नहीं करते। एयर का हम हमेशा यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे दिया हो या ना दिया हो। अब क्या करें, गिलास का यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। कैसे, स्नेल्स लॉ लगा के, अप्लाई स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, आई का मीडियम एन ए और आर वाला एन जी। आई है 40 डिग्री, आर है 25 डिग्री, एन ए हो गया 1। साइन 40 की वैल्यू 0.6428, साइन 25 की वैल्यू 0.4226, ये वैल्यू आ रही है एन जी। ठीक है, अब मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, मैं डिवाइड करूं तो वैल्यू आ जाएगी, पर मैं भी डिवाइड नहीं करवा रहा। मुझे निकालना क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन इनवर्स एन आर अपॉन एन डी। रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये ग्लास का हम रख देते हैं 0.6428 बाय 0.444226। ये ऊपर चला जाएगा, साइन इनवर्स जब इसे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6579, जिसकी वैल्यू है 41.14 डिग्री। ये सब क्वेश्चन में यहाँ गिवन दे रखा है, बाकी कैलकुलेशन कर लेना तुम। तो आंसर आ जाएगा क्रिटिकल एंगल का 41.14 डिग्री, ये आंसर। बोलो कुछ मुश्किल है तो नोट कर लो बहुत जल्दी। नेक्स्ट टॉपिक देखो, रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। छोटा सा ही टॉपिक है, मंडे फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, तो कोई छुट्टी ना लेना। एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन डेंसर मीडियम व्हेन सीन फ्रॉम अ रेयर मीडियम। एक ऑब्जेक्ट को अगर हम डेंसर मीडियम में रखें और रेयर मीडियम से उसे देखें, appears to be at a depth smaller than its actual depth, तो वो थोड़ा सा जितनी गहराई में वो रखा है उससे कम गहराई में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमने स्विमिंग पूल में देखा हो तो उसकी गहराई बाहर से देखने बड़ी कम लगती है, ऐसे लगता है फर्श ये रहा, और जब उतरो तो वो 6 फुट का आदमी भी उसमें समा गया, देखने में लग रहा था 3-4 फुट ही गहरा होगा, तो उसकी अपेरेंट डेप्थ कम दिखाई दे रही है एक्चुअल डेप्थ के मुकाबले। ऐसे ही अगर मैं एक पेपर पे गिलास स्लैब रख के, कांच का टुकड़ा रख के उससे देखूं, तो जो वर्ड्स हैं वो थोड़े उठे हुए चमकेंगे। और छोड़ो, स्विमिंग पूल में जो 6 फुट का आदमी उतर गया, ठीक है, मान लो 5 फुट पानी भर रहा, 5 फुट वो डूब गया अंदर, तो उसका नीचे का पोर्शन छोटा सा दिखाई देगा। अगर तुम बाहर खड़े होकर देखोगे तो ऐसा लगेगा पानी में कि छोटी हाइट है। तो सारा ही बैंड भी दिखाई देता है रिफ्रैक्शन की वजह से, और गहराई कम भी दिखती है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन डेंसर मीडियम व्हेन सीन फ्रॉम रेयर मीडियम appears to be at a depth smaller than its actual depth, तो उसकी असली गहराई से कम गहराई पे वो दिखाई देगा। दिस हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये हो किस वजह से रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट कम गहराई पे मुझे चमक रहा है। जैसे मैं ऐसे बना सकता हूं डायग्राम,
कि लिक्विड भरा हुआ है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट रेज निकली, लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, तो अभी नॉर्मल बैंड होगी। इसे अगर तुम पीछे बढ़ाओ तो जिस पॉइंट पे कटेंगी यहां इमेज चमकेगी, तो जो इसका फर्श है वो यहां दिखाई देगा। तो गहराई जो है असलियत में ज्यादा है, रियल डेप्थ ज्यादा है और एपेरेंट डेप्थ कम चमक रही है। और इसमें एक रिलेशन है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ के इक्वल होगा। इस लिक्विड का या इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के रेशो के इक्वल होगा। क्लियर है बात? ऐसे हो गया, ठीक है, यहां तक ये लिक्विड है। तो ये हो गई रियल डेप्थ, ऑब्जेक्ट यहां रखा है जिसकी इमेज यहां बन रही, ये हो गई एपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ को मैं टी लेट कर लूं और इसे मैं डी मान लूं, और मैं एक डेरिवेशन करना चाह रहा हूं, एक फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूं किस चीज का, कि ऑब्जेक्ट नीचे से कितना ऊपर बनता है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो ग्राउंड से कितनी ऊपर बन रही है, यानी ये इमेज कितनी शिफ्ट हो गई, मुझे डी का फॉर्मूला निकालना है। तो डी निकलेगा रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ करके, रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। इस रियल डेप्थ में से अगर एपेरेंट डेप्थ घटा दें तो क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, अभी एक रिलेशन बताया मैंने एन का, अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है तो एन का रिलेशन क्या है, रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। तो एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या आ गया, रियल डेप्थ अपॉन एन। रियल डेप्थ को अगर मैंने टी माना और एपेरेंट डेप्थ को क्या लिखूंगा, रियल डेप्थ अपॉन एन। अगर मैं इसे कॉमन ले लू टी को, तो ये डी का फॉर्मूला। उसमें भी अगर हम, ये तो एयर के रेस्पेक्ट में लगा रखा मैंने, ऐसा भी तो हो सकता है बाहर एयर की जगह कोई और मीडियम हो, तो अपॉन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा यहां पे। अगर बाहर n1 है तो फॉर्मूला क्या चलेगा, n2 अपॉन n1। तब रिलेशन क्या बनता, n2 अपॉन n1, एपेरेंट डेप्थ की वैल्यू आ जाती n2 और n1 ऊपर, और जब पुट करते तो फिर फॉर्मूला ये बन जाता d इक्वल्स टू टी माइनस n1 अपॉन n2, रेयर अपॉन डेंस। बताओ कोई दिक्कत हो तो, ये d का फॉर्मूला है। रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ का रेशो इनके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, यानी n2 अपॉन n1 के बराबर होगा। मुझे निकालना था d, क्या निकालना है, d। तो d निकलेगा रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ, ये रिलेशन है n2 अपॉन n1 रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ के इक्वल। तो एपेरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या आती, रियल डेप्थ n2 अपॉन n1, ये यहां पुट कर दिया, t कॉमन लिया, फॉर्मूला आ गया। बोलो कोई दिक्कत है, एयर होगा तो n1 की जगह 1 कर दोगे। द बॉटम ऑफ अ कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब, जो बॉटम है किसी कंटेनर का वो 4 सेंटीमीटर थिक है। मतलब एक कंटेनर बना दिया, इसका जो बॉटम है उसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर गिलास का है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया 1.5। फिर द कंटेनर कंटेन 2 इमिजिबल लिक्विड, इसके अंदर 2 लिक्विड है ए और बी, जिनकी डेप्थ 6 और 8 सेंटीमीटर है। तो एक लिक्विड ए हो गया, ये 6 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, और एक लिक्विड बी हो गया, ये
8 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ ए स्क्रैच ऑन द आउटर सरफेस? यहाँ बाहर कोई स्क्रैच यानी बाहर कोई ऑब्जेक्ट हो गया ना, स्क्रैच का मतलब कोई निशान जिसे हम देख रहे होंगे, ऊपर से देख रहे हैं तो कितनी ऊपर चमकेगी बताना है। और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, ए का 1.3 और बी का 1.4। अब हमने क्या डी पूछी है, नीचे से कितना ऊपर, तो नीचे से कितना ऊपर उसके लिए तो मैंने डी का फॉर्मूला निकलवाया था तुम्हें, अपरेंट डेप्थ वाला। यहाँ डी इक्वल्स टू टी 1 - 1 एन डब्ल्यू, एन ए अपॉन एन डब्ल्यू कर सकते हो, बाहर एयर है तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला लगा तो वो डी बताएगा नीचे से कितनी ऊपर बन रही है इमेज। तो टोटल डी निकलेगा 3 तरीके से, एक तो ग्लास की वजह से, एक ए वाले लिक्विड की वजह से, एक बी। तीनों सबस्टांस जब लाइट तीनों में से पास होकर आएगी तो तीनों थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे, तो तीनों की वजह से थोड़ा थोड़ी इमेज ऊपर जाएगी, तो फाइनल इमेज कितनी ऊपर बन रही है तीनों को जोड़ के निकलेगी। तीनों कैसे ऐड करोगे, डी का फॉर्मूला था टी 1 - 1/n, टी ए 1 - 1/na, टी बी 1 - 1/nb। टी जी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ये 1.5। टी ए है 6 सेंटीमीटर, 1.3 इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसकी थिकनेस है 8 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. बस इसकी कैलकुलेशन होनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लें। फोर इंटू 0.5/1.5, ये हो गया 0.3/1.3 और 0.4/1.4, सबका पॉइंट हटा दो। ठीक है, 20 को 15 से डिवाइड करा दें, ये आ गया 1.33, ये आ गया 18 को 13 से डिवाइड करा दें 1.38, और यहाँ 4 को 14 से डिवाइड करा दें इंटू 8, ये आ गया 2.28। तो 2.28 प्लस 1.38 प्लस 1.33, तो ये 4.99 कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना ऊपर हमें, इतने सेंटीमीटर ऊपर हमें ऑब्जेक्ट चमकेगा। देखो एक बार ध्यान से, ये ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाला है और बी का, तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 कर लो और बी वाले का 1.3, यहाँ पे 1.4 आएगा, यहाँ 1.3, ये उल्टे हो गए थे। अभी कैलकुलेशन अगर दोबारा करोगे तो बनेगा 6 इंटू 0.4/1.4 और 8 इंटू 0.3/1.3, पॉइंट हटाओ, 24 को 14 से डिवाइड करना है 1.71, और यहाँ 24 को 13 से डिवाइड करना है 1.85 या 84। अभी इन्हें अगर ऐड करें 1.71 1.33, ये 4.88 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, द सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर कंटेनिंग 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो एक हमारे पास सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें इतना पानी, पानी की वॉल्यूम दे रखी है, उसकी डायमीटर दे रखी है। सिलेंड्रिकल ग्लास पीस ऑफ डायमीटर दिस एंड हाइट, एक दूसरा सिलेंड्रिकल ग्लास पीस है पूरा कांच का सॉलिड, उसे हमने उसके अंदर रख दिया और उस ग्लास के नीचे जो पॉइंट है उसे देख रहे हैं। मतलब मेरे पास एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल शेप का, इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल ग्लास पीस रखा है और इसमें लिक्विड भर दिया, लिक्विड की वॉल्यूम दे रखी है 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस वाले सिलेंडर की डायमीटर और हाइट दे रखी है 8, डायमीटर भी 8, हाइट भी 8, और बड़े वाले की डायमीटर दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक, हमें बताना है यहां कोई ऑब्जेक्ट है, जब उसे हम देखेंगे तो कितना ऊपर दिखाई देगा, यानी फिर वही डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
लेकिन डी वाले फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए होती है थिकनेस, तो इसकी थिकनेस तो पता है, रियल डेप्थ टी बोलते हैं जिसे हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, ये रहा गिलास का 1.50 और बाहर जो वाटर है उसका 1.33, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, वो भी है। मेन दिक्कत है इसकी कि यहां कितनी हाइट तक लिक्विड है ये नहीं पता, पहले ये पता लगाना पड़ेगा, उसके लिए सब वॉल्यूम दे रखी है, यानी पहले तो पूरा ही मैथ का क्वेश्चन बना दिया, फिर उसके बाद आगे कुछ चलेगा। तो पहले वॉल्यूम निकालता हूं मैं सिलेंड्रिकल ग्लास पीस की, जो ये वाला कांच का सिलेंडर है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, तो इसकी वॉल्यूम निकलेगी पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या है 4 और हाइट क्या है 8, ठीक है। 16 8 जा कितने हो जाएंगे, गलत हो गया 128, ठीक। अब ये वॉल्यूम आ गई इस सिलेंडर की, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, क्योंकि वॉल्यूम तो हमें लिक्विड की दे रखी है 800 पाई प्लस 128 पाई, टोटल वॉल्यूम हो गई इतनी। टोटल वॉल्यूम में फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि टोटल जो है वॉल्यूम है सिलेंडर की और लिक्विड की मिला के इस बड़े सिलेंडर के अंदर रखी है, तो एक इसके बराबर होनी चाहिए पाई बड़े सिलेंडर की रेडियस बड़े सिलेंडर की ये वाली जो हाइट बैठी, ये वाली हाइट, ये वाली। तो फॉर्मूला लगा दे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन ले लें, 800 और 128, ये 928 हो गया। बड़े वाले की रेडियस है, डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 हो गई, पाई कैंसिल, एच आ गया 928/36 यानी 6 इंटू 6, 2 से कैंसिल आउट कर ले 3, इसे भी काट ले, 2 से तो अब कट नहीं रहा, 9 से डिवाइड करो सीधे, 9 2 जा 18, बचा कितना 5 2, 9 5 जा 45, बचा 7 और 0, तो 7 63, फिर 7 बचा, राउंड ऑफ 8 ले ले क्योंकि आगे भी 7 7 7 आ जाएगी, तो हाइट आ गई 25.78, ये वाली हाइट आ गई। क्या मैं स्मॉल एच निकाल सकता हूं, हाइट ऑफ लिक्विड above cylindrical glass piece, सिलेंड्रिकल ग्लास पीस के ऊपर जो ये हाइट है ये कितनी, तो कितनी होगी 25.78 में से क्या माइनस कर दो 8, कितना बचेगा 17.78, ठीक है। बताना अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो, ये वाली हाइट मिल गई। अब करना क्या है, डी वाला फॉर्मूला लगाओ, वो भी 2 बार, एक तो डी ग्लास में और एक डी वाटर में। गिलास में कितना टी 8 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1/1.5, प्लस वाटर में थिकनेस कितनी है ये वाली 17.78, 1 माइनस 1/1.33, बस कैलकुलेशन होनी है, 8 0.5/1.5, 5 3 जा 15 प्लस 17.78 0.33/1.33, ठीक है। तो 8 को 3 से डिवाइड करा दें 2.66 प्लस 17.78 की इंटू करा लो 33 में और इसे डिवाइड करा दें 133 से, 4.41 प्लस 2.66
तो 7.07 इतना सेंटीमीटर नीचे से ऊपर बनेगी जो इमेज बनेगी फाइनल। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अगर मैं एक ग्लास स्लैब लूं और उस ग्लास स्लैब पे हम रिफ्रैक्शन करवाएं, ये ग्लास स्लैब ली और यहां लाइट इंसिडेंट करवा दी, ठीक है, इंसिडेंट लाइट है। तो अगर मैं इसका ओरिजिनल पाथ बनाऊं तो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिनल पाथ है। लाइट ऐसा आती, अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो सीधी चली जाती, लेकिन यहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन बाहर एयर है, ये ग्लास है और फिर बाहर एयर है, तो नॉर्मल ड्रॉ कर ले तब करवाएंगे रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल लाइट इंसिडेंट हुई रेयर से डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल इसे बेंड कर दो। ये बैंड हो गई, ठीक है, बैंड हुई लाइट। अब ये फिर डेंसर से रेयर जाएगी, तो इसका जो पाथ है ओरिजिनल पाथ वो ऐसा होता है, लेकिन फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लाइट अब की बार डेंसर टू एयर जा रही है, तो किधर मुड़नी चाहिए, अवे द नॉर्मल, नॉर्मल बना दिया हमने, और इससे अवे बैंड करनी है। ये हो गई अवे द नॉर्मल बैंड, ठीक है। ये लाइट की इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होगी। ये ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, इधर आई फिर इधर गई, ये हमेशा ऐसे क्या रहेगी, पैरेलल। इन दोनों लाइनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या मैं कहूं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये यहां कह लो या यहां कह लो, हर जगह बराबर ही होगी, ये कहलाती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये पढ़ रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी लाइट सीधी जाती तो उधर जाती, लेकिन ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट क्या रह गई, पीछे। तो डेफिनेशन लिखोगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मुझे इसका फॉर्मूला और प्रूफ करना है, कैसे करेंगे। ये एंगल आई है, ये इधर वर्टिकल अपोजिट से आई, ये आर हो गया, ये आर है, ये आई है। ऑल्टरनेट एंगल से ये भी आर हो गया। अगर यहाँ पे भी वो बनाते हैं हम नॉर्मल, मतलब ऐसे बना दूं, तो ये आई है तो इधर भी आई बैठता, और ये आई बैठता तो अंदर वाला 90 माइनस आई, तो मैं इसे 90 माइनस आई लिख दूं, ठीक। इनके कुछ नाम लिख दें, ओ ए बी सी। ट्राइंगल लो, उसका डी लिख दो ऊपर। ट्राइंगल बी डी सी में, इन ट्राइंगल बी डी सी साइन 90 माइनस आई लगा दो, तो क्या फॉर्मूला होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बी डी और हाइपोटेनस बी सी। यहां से बी डी को लिख देंगे स्मॉल डी, साइन 90 माइनस आई बन गया कोस आई, तो स्मॉल डी की वैल्यू आ गई बी सी इंटू कोस आई।
इस BC को क्या मैं AC माइनस AB लिख दूं? BC को क्या लिख दूं? AC माइनस AB। अब मुझे यहाँ AC और AB की वैल्यू निकाल के पुट करनी है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। AC और AB, AC कैसे निकलेगा? ट्रायंगल पाओ। ग्लास स्लैब की थिकनेस बस हमें पता होनी चाहिए कि ग्लास स्लैब की जिस सरफेस से तुम रिफ्रैक्शन करवा रहे हो इधर से चौड़ाई कितनी है, ठीक है। ट्रायंगल लो OAB, OAC ले लो पहले, OAC ट्रायंगल हो, इसमें tan i लगा दो, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल में i लगा दिया है tan i। तो tan i का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AC बेस OA, AC निकालनी है, OA को T लिख दो, तो AC की वैल्यू आ गई T tan i, T tan i। और OAB ट्रायंगल ले लो, इसमें tan r लगा दो, इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस OA, tan r की वैल्यू AB अपॉन T, AB हो गया T tan r। सेकंड और थर्ड इक्वेशन से वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, D इक्वल्स टू AC AC है T tan i माइनस T tan r और बाहर कोस i, T कॉमन ले लो, साइन i अपॉन कोस i माइनस साइन r अपॉन कोस r, इसका फॉर्मूला एलसीएम लगाओ, कोस i कोस r साइन i कोस r माइनस कोस i साइन r, कोस i से कोस i कट गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन a माइनस बी का, साइन i माइनस r अपॉन कोस r। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला प्रूफ, D इक्वल्स टू T साइन i माइनस r अपॉन कोस r। है कोई परेशानी तो बोलो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लो, लिखना हो लिख लो और नोट्स में नाम ठीक कर लेना। सॉल्यूशन देखो, जो सॉल्यूशन लिख रहा है उसमें तो शायद ये सही लिखे हुए हैं सारे, सॉल्यूशन के हिसाब से तुम्हारे डायग्राम में गलत बन रहे होंगे। तो प्रिज्म क्या होता है अगर डिटेल में समझो, तो प्रिज्म के अंदर तीन रेक्टेंगुलर फेस और 2 ट्रायंगुलर फेस होंगे, यानी ये प्रिज्म ऐसे बना दूंगा, के प्रिज्म, तो इसके अंदर 4 तो रेक्टेंगुलर फेस हैं और 2 कैसे फेस हैं? फेस ट्रायंगुलर, और 4 रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा रेक्टेंगल, ठीक है। मान लो ऐसे प्रिज्म, तो 1 2 3 4 तो ये रेक्टेंगल बन रहे हैं नीचे भी, और 2 एक सामने और एक पीछे, 2 ये क्या बन रहे हैं? ट्रायंगल, ठीक है। बाकी हम सिंपल ये कह सकते हैं कि भाई बोर्ड पे जो डायग्राम बनाना है वो ऐसे बनाना है, या कॉपी पे जो डायग्राम बनाना है बस वही, ये प्रिज्म समझने वाला अपने आप समझ जाएगा कि ये जो प्रिज्म का डायग्राम है कहां से बनाया गया है? सामने से, बस सामने से। लाइट इधर से पड़ी, ऐसे डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे, इधर से भी डाल देंगे, हमें वो सरफेस दिखाना नहीं, ऐसे वाला डायग्राम बनाओगे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये प्रिज्म है, तो इस हिसाब से प्रिज्म को मैं कहूंगा कि 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए, भाई इन्हीं पे ही तो रिफ्रैक्शन होगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये, 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गए जो कि किसी एंगल पे क्या है? इंक्लाइंड है। 2 ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ये वाला और एक ये वाला, जो किसी एंगल पे इंक्लाइंड, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म। अंदर क्या होगा? कोई मीडियम, जैसे कि ग्लास,
ये होगा रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म। मेरे पास एक प्रिज्म हो गया और इस पे हम लाइट इंसिडेंट करा दें किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे, लाइट हमने इंसिडेंट करा दी, ठीक है। लाइट का अगर ओरिजिनल पाथ बनाया जाए तो लाइट का ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसा बनता, अगर रिफ्रैक्शन ना हो तो लाइट एकदम ऐसे सीधी चली जाएगी, लेकिन क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो उसके लिए क्या बना ले हम, नॉर्मल। मान लो ये बनाया हमने नॉर्मल, तो लाइट कहां से कहां जा रही है, बाहर तो एयर है और अंदर क्या है, ग्लास। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, किधर बैंड होनी चाहिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट को नॉर्मल की तरफ बैंड कर दें ऐसे, ठीक है। अभी कितनी बैंड हो सकती थी, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। तुम इसे यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, बिल्कुल पैरेलल, बेस के पैरेलल, नीचे भी रख सकते हो, नॉर्मल की तरफ बैंड होनी है बस, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाने के लिए मैं बेस के पैरेलल ले लूं, समझाऊंगा इसका भी आगे कुछ। और दूसरे सरफेस पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे फिर नॉर्मल बना लो, ये दूसरे सरफेस का नॉर्मल हो गया। ठीक है, फिर से रिफ्रैक्शन होना है, लाइट का ओरिजिनल पाथ ये है, लाइट जा रही है ग्लास से फिर वापस एयर में, तो ग्लास से एयर में जाने का मतलब है अवे द नॉर्मल, नॉर्मल ये है, इससे अवे बैंड कर दो। तो कुल मिला के लाइट का कुछ ऐसा बन गया, मतलब अगर ऑल ओवर देखो तो लाइट का पाथ बस इतना सही है कि आई बैंड हुई और फिर बैंड हुई बस, बाकी तो सब क्या बना रखे हैं, समझाने के लिए कंडीशंस बनाई कि भी ये नॉर्मल हो गया पहला, ये दूसरा नॉर्मल हो गया, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ, इसे मैं इंसिडेंट रे बोल सकता हूँ, इंसिडेंट रे है पूरी ये ऐसे, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, इसे इमरजेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे दूसरे सरफेस के एंगल ऑफ इंसिडेंस को आर डैश से डिनोट करते हैं और दूसरे सरफेस के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में इसे आई डैश। वैसे आई डैश को मैं एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोल सकता हूं, एंगल ऑफ इमरजेंस, कुछ बुक में इसे ई से डिनोट करा गया, सिंबल है, कुछ भी लेट करो लिख दो, ठीक है। यहां उल्टे सिंबल लेट करे गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आर डैश लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आई डैश, मोस्टली बुक में यही सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल, मान लो ये एबीसी प्रिज्म है तो ए एंगल इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया, ये ओ पॉइंट जहां लाइट इंसिडेंट हुई दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ, इसे ओ डैश लिख दें, इस पॉइंट का नाम ई लिख दें। टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन, क्या है ये मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल, ये इमरजेंट रे है और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये एंगल क्या कहलाएगा, ये वाला, ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब है कि भाई लाइट जाती तो इधर, पर प्रिज्म की वजह से इतना एंगल बैंड हो गई, यहां जा रही है, इंसिडेंट रे ये थी और लाइट फाइनली जा कहां रही है, यहां, तो कितनी लाइट भटक गई, डेविएट कितनी हो गई, तो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता। कोई प्रॉब्लम की बात देखो अगर हो तो। अब मुझे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है कितना है, मैं इस पॉइंट का नाम रख दूं डी, तो मैं ट्राइंगल ले लेता हूं ओ, ओ डैश और डी, ओ, ओ डैश और डी। एक बात बताओ, ये आई है क्या वर्टिकल अपोजिट से पूरा भी आई, ये आई है तो ऊपर ऊपर का क्या बच जाएगा, ऐसे ही पूरा आई डैश, तो ऊपर ऊपर का क्या बच गया, आई डैश माइनस आर डैश।
तो ओ डी डी डैश में डेल्टा बाहर का एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल। डेल्टा की वैल्यू इन दोनों सामने वाले एंगल के सम के इक्वल होनी चाहिए, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ गया, आई प्लस आई डैश, और माइनस कॉमन लोगे दोनों में से तो आर प्लस आर डैश। इसके अंदर भी हम आर प्लस आर डैश की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ट्राइंगल ले लें, ओ ओ डैश और ई, एंगल आर, आर ही लिख लो, आर प्लस आर डैश प्लस ई, तीनों का सम 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। और क्वाड्रिलेटरल लें, क्वाड्रिलेटरल ए ओ ई ओ डैश, इसमें एंगल ए प्लस ओ डैश प्लस एंगल ई, चारों का सम 360। ओ डैश और ओ ए 90-90 के हैं दोनों, क्योंकि नॉर्मल बनाया था ना, ये पूरा 90 नहीं हो गया, 90 180, और अगर उधर भेज दोगे तो 360 माइनस 180 बच जाएगा। तो ए और ई का सम कितना, इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लो, सेकंड इसे मान लो, और थर्ड इसे। सेकंड और थर्ड की आरएचएस इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, आर प्लस आर डैश प्लस ई, तो इनकी एलएचएस भी बराबर कर लो, और इसकी एलएचएस हो गई ए प्लस ई, ई तो कट गया, आर प्लस आर डैश क्या हो गया, एंगल ए के इक्वल। अब आर प्लस आर डैश एंगल ए, और आर प्लस आर डैश को ए लिख दे, फर्स्ट इक्वेशन से क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा का फॉर्मूला आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए। बस ये याद जरूर रखना कि जहां एंगल ए की वैल्यू आर प्लस आर डैश। क्यों मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें एक ही टर्म्स में चेंज करवाया जबकि डेल्टा तो यही निकल गया था, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जब तुम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर एंगल ए गिवन दिया जाता है प्रिज्म का, मतलब मेरे पास ये प्रिज्म ही है, तो मेरे पास इस प्रिज्म का क्या पता होगा मुझे, ये ऊपर वाला एंगल, जैसा भी ये इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्वी एंगुलर प्रिज्म भी बोल सकते हो, सारे एंगल बराबर है, सारी साइड बराबर है, तो इसका एंगल ए तो मुझे पता ही है 60 डिग्री, या मेरे पे और भी कोई प्रिज्म होगा तो उसका एंगल ए तो मुझे दे ही रखा होगा, मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो निकाल लूंगा। तो जनरली एंगल ए हमें पता होता, आई कितने एंगल पे डालना है हमारे हाथ में, लाइट रे किस एंगल पे आ रही है, निकल किस एंगल पे रही है, वो एक तरीके से कैलकुलेट करी जा सकती है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसी टर्म्स में निकाल दिया जो यूज करा जा सकता है, डेल्टा का फॉर्मूला आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए। क्लियर। अब इसमें एक कंडीशन है एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होने की, और ये इंपॉर्टेंट केस है। फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अगर मैं चाहता हूं एंगल ऑफ डेविएशन कैसा हो, कम से कम, ठीक है, देखो सिचुएशन होगी कुछ ऐसी कि जैसे जैसे मैं शुरुआत में आई बढ़ाना शुरू करूंगा, मान लो बहुत कम एंगल पे एंगल लाइट डालता हूं, आई के लिए बहुत कम, मतलब लगभग नॉर्मल के आसपास यहां डाल दे, तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा आएगा। जैसे जैसे आई को बढ़ाना शुरू करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन घटता चला जाएगा, लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी जिसके बाद अगर तुम बढ़ाओगे तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन का कुछ ग्राफ भी अगर बनाया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, डेल्टा का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ अगर ग्राफ बना रहा हूं तो ग्राफ की शेप कुछ ऐसी होगी। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम। मुझे वही कंडीशन याद रखनी, क्या, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम तब होता है जब आई और आई डैश क्या हो, इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के क्या हो, इक्वल। और आर डैश वो तो इक्वल हो ही जाएंगे, स्नेल्स रूल लगाओगे तो आई आई डैश के इक्वल, आर डैश के इक्वल, उस सिचुएशन में एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम। तो इसे ध्यान रखोगे कि वो एंगल है जहां आई और आई डैश के आ गए इक्वल, एंगल ऑफ डेविएशन का इंसिडेंट एंगल के साथ फॉर्मूला रिलेशन ग्राफ, और ये कंडीशन हो गई।
तो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा ये बताओ। जब आई और आई डैश को इक्वल रख दे, दोनों को आई लिख लो, 2i माइनस एंगल ए, लेकिन जहां एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, 2r। ये डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला है, 2i माइनस एंगल ए, जहां एंगल ए कितना होगा, 2r। देखो इसे बहुत ध्यान से, अगर कोई दिक्कत लगती है तो मुझे एक बार देख के बताओ। देखो जरा, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अगर मैं इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना चाहूं, ठीक है, कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एनडी मान ले, बाहर हवा है उसका एनआर मान ले, तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ लगा दो। क्या कहता है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, आई वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रॉस में और उसका डेंसर वाला उसके क्रॉस में आर के, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन डी अपॉन एन आर, क्योंकि आई आर आर एयर मीडियम है, आर 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 डेंसर मीडियम। यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म यानी एन डी, एन डी की वैल्यू हो गई एन आर साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये जो मिनिमम एंगल की कंडीशन बताई है, इसके हिसाब से एंगल आई कितना आएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2, ये तो आएगी आई की वैल्यू, अगर मैं इस रिलेशन से आई की वैल्यू निकालूं। और अगर इस रिलेशन से आर की वैल्यू निकालते हैं, तो आर की वैल्यू आ जाएगी एंगल ए बाय 2। ठीक, आई भी आ गया, आर भी आ गया, क्या कर लो, आई आर यहां पुट करा दो, तो एन डी इक्वल टू एन आर साइन, आई की जगह रख दे डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाय 2 बाय आर की जगह पे एंगल ए बाय 2 साइन एंगल ए बाय 2। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन, ठीक है। अच्छा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की एक कंडीशन और याद रख के चलना, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा और तुम ये डायग्राम बनाओगे, तो ये लाइन इसके पैरेलल बनेगी, ठीक है। वैसे नॉर्मली किधर भी हो सकती थी अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात चल रही है, लेकिन जब मिनिमम की बात चल रही है तो पैरेलल, ठीक है। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म क्या होता है, ऐसा प्रिज्म जिसका ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है ए वाला एंगल ये बहुत कम हो, पतला प्रिज्म। ये एंगल भाई ऐसे प्रिज्म बन रहा था, तुम इसे कम करते चले जाओ तो प्रिज्म क्या होता जा रहा है, पतला। तो ये वाला एंगल जितना कम बनेगा तो कहलाएगा थिन प्रिज्म, यानी लगभग 15 डिग्री से कम। ऐसे एग्जैक्ट कहीं वैल्यू देनी रखी, कुछ जगह पे 10 डिग्री लिखा है, 15 लिखा है, उसे 15 कर लो, शायद नोट्स में 1 डिग्री हो रहा होगा। 15 डिग्री से कम का अगर एंगल बना तो ये थिन प्रिज्म होगा। अब थिन प्रिज्म है, अगर थिन प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन निकालें, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय थिन प्रिज्म कैसे निकलेगा, ये जो हमने रिलेशन प्रूफ करा, इसी में ये एंगल 15 डिग्री से कम हो गए, डेविएशन भी कम आएगा, एंगल ए भी कम आएगा। तो साइन थीटा को क्या लिख दोगे, थीटा। साइन थीटा को अगर थीटा लिख दे तो एन डी का फॉर्मूला क्या आएगा, एन आर डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाय 2, साइन हटा दिया, साइन थीटा को थीटा लिख दिया, और एंगल ए बाय 2, ये 2 से 2 कट गया, एंगल ए इधर भेज दो, एन आर डिवाइड में ले आओ, एंगल ए भी इधर ले आओ, तो डेल्टा मिनिमम की कंडीशन आ गई। थिन प्रिज्म के लिए चलेगा ये फॉर्मूला बस, डेल्टा मिनिमम एन डी अपॉन एन आर -1, एंगल ए एन डी अपॉन एन आर -1। तो अगर थिन प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाता है मिनिमम, तो हम बताएंगे एंगल ए एन डी अपॉन एन आर -1, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, जैसे हमसे कह दिया कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज 60 डिग्री।
अगर किसी प्रिज्म का जो एंगल ऑफ डेविएशन है, देखो लिखा नहीं है, मिनिमम दे देना चाहिए था, नहीं भी लिखा तो हम बिना मिनिमम के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो डेल्टा मिनिमम 60 डिग्री दे दिया। अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो भी कितना, 60 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम 60 हो गया, एंगल ए 60 हो गया। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला लगाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। वैल्यू पुट कर दो यहाँ, एन डी एन आर वन साइन 120/2 अपॉन साइन 60/2। तो ऊपर साइन 60 बन गया यानी √3/2, नीचे साइन 30 बन गया 1/2। आंसर आ गया एन डी की वैल्यू √3। है कोई दिक्कत? सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। अब की बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, उसका उल्टा ही हो गया, बल्कि ये क्वेश्चन पूरे का पूरा ही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया √3। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। एक दे दिया इक्विलेटरल प्रिज्म है, यानी क्या दे दिया, एंगल ए। और क्या पूछ रहे हैं, डेल्टा पूछ रहे हैं। तो पूरा फॉर्मूला लगा दो का, वही एनडी दे रखा आपकी बार, एंगल ए दे रखा, अब क्या डेल्टा मिनिमम पूछा। पिछले क्वेश्चन में डेल्टा मिनिमम और ए दे रखा था, एनडी पूछा, वही आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि सेम ही तो वैल्यू है। जो हमारा आंसर आया वो यहाँ क्वेश्चन दे दिया, या तो कुछ डिजिट बदल के दी होती तो कुछ और भी आंसर आता। ये सीबीएसई 2010 में आया दिल्ली में क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के मुझे आंसर बताने की कोशिश करो, बहुत जल्दी ध्यान से पढ़ो। द फॉलोइंग टेबल गिवन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस की टेबल दे रखी है कि जब एंगल आई 33 था तो डेविएशन 60, जब आई 38 था तो डेविएशन 50, जब आई 42 था तो डेविएशन 46, जब आई 52 52 हुआ तो डेविएशन 40, 60 पे 43, 70 पे 50। पूछा है वैल्यू बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस की जिसपे एंगल ऑफ इमरजेंस लाइकली टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो कौन सी वैल्यू है जहां पर एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाएगा, ये पूछा है। नहीं आ रहा किसी के भी दिमाग में? सोचो, थोड़ा जोर डालो। अभी अभी पढ़ाई है सारी बात। कोई तो एक बच्चा आंसर बोल दे। एंगल ऑफ इमरजेंस तो पता है ना क्या होता, लिखा है ना मैंने डायग्राम में, पीछे डायग्राम देख लो एक बार ध्यान से। ये है एंगल ऑफ इमरजेंसी लिखा। पूछ रहे हैं कि एंगल आई की वो कौन सी वैल्यू है जिसपे आई और आई डैश इक्वल हो जाए इस टेबल के अकॉर्डिंग। 60 डिग्री क्यों, उस फॉर्मूले से क्या होगा? इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया ही नहीं। डेल्टा मिनिमम इज टू आई प्लस आई डैश माइनस एंगल आर, एंगल ए, उससे क्या होगा? एंगल ए दिया है इस क्वेश्चन में, एस तो कहीं लिखा है इक्विलेटरल है। बोलो जल्दी। ऐसे काम नहीं चलने का, देखो चीज पढ़ाई है अभी, तुम्हें बतानी तो पड़ेगी। फिर तो मुझे ऐसा लगेगा समझ में नहीं आया तुम्हारे।
इस पूरी टेबल में सबसे कम डेविएशन कौन सा है? 40 डिग्री। 60, 50, 46, 40, 43, फिर बढ़ना शुरू हो गया। वहां से घटता हुआ आ रहा था, यहां के फिर से बढ़ना, यानी ये वैल्यू किसकी है? ये वाली कंडीशन डेल्टा मिनिमम की। और डेल्टा मिनिमम होता कब है? जब आई और आई डैश इक्वल हो। इस केस में क्या दे रखा है मुझे? आई दे रखा है। यही तो पूछना चाह रहे हैं वो कि आई कितना होगा। तो आई कितना बता देंगे? 52 डिग्री। ये तो कह रहा है कि बताओ आई की क्या वैल्यू है, ताकि आई और आई डैश यानी इंसिडेंट एंगल और इमरजेंसी एंगल बराबर हो जाए। तो आंसर है कि आई की वैल्यू 52 डिग्री पे ऐसा होगा। क्यों? हमें कैसे पता चला? क्योंकि इस एंगल पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम, और अभी अभी हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम करने की जो कंडीशन है वो ये लिखी, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आई इक्वल टू आई डैश और आर इक्वल टू आर डैश। फिर कह रहे हैं इस सिचुएशन में डायग्राम बनाओ। सेकंड पार्ट जो पूछा हो, क्या पूछा है? ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द पासेज ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू दिस प्रिज्म व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज द अबव वैल्यू। इस वैल्यू पे डायग्राम बनाना। तो डायग्राम में बस एक चीज का ध्यान रख के चलना, ये डेल्टा मिनिमम वाली कंडीशन है, तो इसमें ये रे पैरेलल आनी चाहिए इसके, और एंगल वगैरह नाप के देख लेना, ये बराबर बना लेना, इंसिडेंट एंगल और इमरजेंसी एंगल। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम सोच समझ के बनाना पड़ेगा। डायग्राम तो वही है जो पीछे बना रखा मैंने, सेम ही डायग्राम बना रखा है, इसमें आई आई डैश बराबर ही बनाए मैंने। ये वाला डायग्राम बना के आना आंसर पूरा विद नेम वगैरह सब प्रॉपर लिख के। क्लियर हो रही है बात? लिख लो अब इस क्वेश्चन को।